नमस्कार, पर्दाफाश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। आज पर्दाफाश के एपिसोड बेहद खास है क्योंकि आज पर्दाफाश योगी के डंडे ने और कोर्ट के फैसले ने खुद ही कर दिया है। मुख्तार अंसारी की हर कोशिश नाकाम हो रही है। कभी नंद किशोर रुंगटा अपहरण व हत्याकांड, विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड, जेल अधीक्षक आर.के. तिवारी हत्याकांड जैसे गंभीर मामलों में भी सिस्टम की खामियों का फायदा उठाकर मुख्तार बाइज्जत बरी हो गए थे। माफिया मुख्तार अंसारी के मायाजाल को आखिरकार तोड़ दिया गया है। 25 साल से बाहुबल, धन बल और राजनीति के अपराधीकरण के जरिए कानून को खिलौना बनाकर खेल रहे मुख्तार अंसारी के अर्थतंत्र को तोड़ने के बाद अब मुकदमों में सजा से घेरने की तैयारी है। 19 साल पुराने मुकदमे में सजा दिलाने के बाद बाकी बचे मुकदमे में भी पैरवी तेज और प्रभारी हो गई है। सरकार ने मुख्तार अंसारी के अर्थतंत्र को तोड़कर पहले बड़ी चोट पहुंचाई, इसके बाद उनके ठिकानों पर बुलडोजर एक्शन हुआ। अब तमाम केस में प्रभावी और हाई लेवल मॉनिटरिंग के जरिए सरकार की कोशिश माफिया को सजा दिलाने की है। जिस मुकदमे में मुख्तार अंसारी को सजा हुई है उससे मुख्तार ने मन मुताबिक मैनेज कर लिया था, लेकिन सरकार की प्रभावी पैरवी ने उसके मैनेजमेंट को ध्वस्त कर दिया। 23 अप्रैल 2003 में आलमबाग में दर्ज हुए मुकदमे में 2 महीने बाद ही 28 जून 2003 को आरोप तय हो गए। मुकदमे के वादी एस.के. अवस्थी का कोर्ट में मुख्य प्रशिक्षण भी 12 दिसंबर 2003 को हो गया था। उस दौरान एस.के. अवस्थी की उम्र करीब 61 साल थी। इसके बाद करीब 10 सालों तक उन्हें एक बार भी कोर्ट में नहीं बुलाया। 25 फरवरी 2014 को मुख्तार की एप्लीकेशन पर एस.के. अवस्थी को जिरह के लिए बुलाया गया। 10 साल बाद वो अपने बयान से पलट गए। एस.के. अवस्थी ने कहा कि धमकी व हथियार की बात को उन्होंने आंखों से नहीं देखा था। इस बयान के चलते 23 दिसंबर 2020 को ट्रायल कोर्ट ने मुख्तार को दोष मुक्त करार दिया। एडीजी अभियोजन आशुतोष पांडे बताते हैं कि 27 अप्रैल 2021 को इस मामले में हाई कोर्ट में अपील दाखिल कर सटीक पैरवी की गई। इस आधार पर हाई कोर्ट ने कहा कि वादी का 10 साल के बाद क्रॉस करवाया गया। उस दौरान उनकी उम्र 71 वर्ष थी। इसमें विश्वसनीयता खतरे में पड़ती है। मुख्तार के खिलाफ अन्य मुकदमे में भी सजा कराने के लिए पैरवी तेज हो गई है। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में फर्जी दस्तावेज के जरिए असले का लाइसेंस बनवाने के मामले में पूर्व मुख्य सचिव व तत्कालीन डीएम गाजीपुर आलोक रंजन का 7 जुलाई 2022 को बयान करवाया गया। वहीं आगरा के जगदीशपुरा थाने में दर्ज मुकदमे में पूर्व मुख्य सचिव व 1999 में आगरा के डीएम रहे आर.के. तिवारी का बयान दर्ज करवाया गया है। जेल में छापेमारी के दौरान मुख्तार की बैरक से मोबाइल फोन व बाकी प्रतिबंधित सामग्री मिली थी। आर.के. तिवारी ने 12 सितंबर 2022 को कोर्ट में गवाही दी थी। योगी सरकार के सत्ता में आने के बाद पहले सरकार चाहे सपा की हो बसपा की, हर सरकार में मुख्तार का जलवा रहा। अपराधों को ढकने के लिए मुख्तार 1995 में राजनीति की जमीन पर उतरा। 1996 में पहली बार बसपा के टिकट पर मऊ सदर विधानसभा का चुनाव जीता। 2002 व 2007 में निर्दलीय जीतकर सियासी दलों को अपनी ताकत का एहसास करवाया। इस दौरान मुख्तार मुलायम सरकार के करीबी हो गया, लेकिन 2007 में मायावती के सत्ता में आते ही वो फिर बसपा में शामिल हो गया। 2009 के लोकसभा चुनाव में बसपा सुप्रीमो मायावती ने मुख्तार को मुरली मनोहर जोशी के मुकाबले में वाराणसी से उतारा। यहां तक कि कभी किसी की तरफ नहीं करने वाली मायावती ने एक जनसभा में मुख्तार को रॉबिन हुड बताया तो राजनीतिक गलियारों में सनसनी फैल गई। 2010 में मायावती ने अंसारी बंधुओं से फिर किनारा कर लिया। 2012 के विधानसभा चुनाव से पहले मुख्तार ने कौमी एकता दल के नाम से अपनी पार्टी बनाई और मऊ सदर सीट से चुनाव जीता। 2016 में सपा में मुख्तार अंसारी और उनके परिवार को शामिल करने को लेकर यादव परिवार में विवाद हो गया था। चाचा भतीजे की लड़ाई खुलकर सामने आ गई थी। ऐसे में 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान मायावती को फिर मुख्तार की याद आई। मायावती ने मुख्तार पर कोर्ट में आरोप सिद्ध न होने का हवाला देकर कौमी एकता दल का
बसपा में विलय कर लिया। बसपा उम्मीदवार के रूप में मुख्तार ने 5वीं बार मऊ सदर सीट से जीत हासिल की। 2022 के विधानसभा चुनावों से पहले बसपा ने फिर उससे किनारा कर लिया। मुख्तार अंसारी की वजह से यूपी और पंजाब की सरकार आमने सामने आ गई थी। दरअसल जब योगी सरकार ने माफिया मुख्तार अंसारी और उसके गैंग पर शिकंजा कसा तो वो पंजाब में दर्ज एक मुकदमे में वहां चला गया। रोपड़ जेल में रहने के दौरान यूपी सरकार ने कई बार मुख्तार को यूपी लाने की कोशिश की, लेकिन पंजाब सरकार ने किसी ना किसी बहाने उसे वहीं रोकती रही। मुख्तार को लाने के लिए जब यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई तो वहां भी पंजाब सरकार ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वहां पंजाब सरकार की दाल नहीं गली। आखिरकार 6 अप्रैल 2021 को यूपी सरकार उसे पंजाब की रोपड़ जेल से बांदा जेल लाने में कामयाब रही। मुख्तार अंसारी की 527 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति पर सरकार शिकंजा कस चुकी है। इसमें सरकार ने गैंगस्टर एक्ट के तहत माफिया और उसके करीबियों को 246 करोड़ 65,90,939 रुपयों की संपत्ति जब्त की, जबकि उसके अवैध कब्जों से करीब 281 करोड़ की संपत्तियां तो मुक्त कराई गई हैं या ध्वस्त कराई गई हैं। मुख्तार अंसारी के खिलाफ मामले की सूची देखें तो ये काफी लंबी है। पूरे देश में मुख्तार पर कुल 59 मामले दर्ज, इसमें से 20 मामले कोर्ट में विचाराधीन हैं। गैंग का ठेका, टेंडर और अवैध व्यवसाय पर शिकंजा कसकर मुख्तार अंसारी को सरकार ने 212 करोड़ की चोट पहुंचाई है। यानी इस माफिया का पूरी तरह सफाया हो गया है। कभी संपत्ति कुर्क तो कभी सजा बढ़ाना, एक एक कर माफिया मुख्तार को अपने किए की सजा मिल रही है। पर्दाफाश में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।